हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 पसंद भाग 3 का 10वां पाठ अकबरी लोटा। आज मैं आपको इसकी व्याख्या करा रही हूँ। बहुत ही मनोरंजक पाठ है ये, बहुत सुंदर नाटक है। मेरे स्कूल मंच पर इसका नाटक हम लोगों ने किया था और उसको बहुत सराहा गया था। तो आप लोग भी अपने स्कूल में इसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्ले है ये। चलिए इसको मैं आपको व्याख्या करके अच्छे से समझा देती हूँ कि इसमें क्या है, ताकि इसके प्रश्नों के उत्तर आप खुद से कर सकें। पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। पाठ के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद। अन्नपूर्णानंद जी हमें बताते हैं कि लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अच्छे खाते पीते परिवार से वो थे और उनका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चल रहा था। काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान था और मकान के नीचे जो दुकानें बनी हुई थी वो किराए पे उन्होंने चढ़ा रखी थी और महीने में 100 रुपया किराया उनको आ जाता था। और उस समय 100 रुपया बहुत ज़्यादा था। उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। अच्छा व्यवसाय था, अच्छा मकान था, किराया आ रहा था, दुकानें थी, सब कुछ बहुत बढ़िया उनका चल रहा था। लेकिन फिर भी एक साथ 250 रुपये होना बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों में। अगला पैराग्राफ है। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो 250 रुपये तो उन दिनों बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे 250 रुपये मांग लिए तो उनका तो दिल बैठ गया कि अरे 250 रुपये इतना ज़्यादा। तो उनकी पत्नी ने कहा, अगर 250 रुपये अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डरो मत, मैं अपने भाई से ले लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। जब पत्नी ने अपने भाई का जिक्र किया कि मैं अपने भाई से ले लूँगी अगर आपके पास नहीं है, तो वो तो बिल्कुल गुस्से में आ गए एकदम से। उनको बहुत बुरा लग गया। उन्होंने बड़े रौब से कहा कि 250 रुपये चाहिए ना, मैं दे दूंगा, अपने भाई से भीख मांग। तो उनकी पत्नी ने मजाक किया कि इसी ज़िंदगी में चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, इसी ज़िंदगी में चाहिए ना, इसी हफ्ते में दे दूंगा। हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं या 7 साल होते हैं? तो उन्होंने कहा, आज से ठीक 7वें दिन 250 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब वो ना दे सके तो मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? 7 दिन के बाद पैसे ले लेना, ऐसा झाऊलाल ने अपनी पत्नी से बोल तो दिया, लेकिन जब 4 दिन तक भी कोई अरेंजमेंट नहीं कर सके ना वो पैसों का, तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी को ये वादा तो किया कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर नहीं दे पाया, 4 दिन तो निकल गए हैं, अब मैं क्या करूं? अब प्रश्न उनकी अपनी इज्जत का था कि अगर मैंने नहीं दिए तो मेरे घर के अंदर ही बेइज्जती हो जाएगी। सोचने लगे कि देने का पक्का वादा करके भी अगर मैं नहीं दे सका तो मेरी पत्नी अपने मन में मेरे बारे में क्या सोचेगी? अब पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ मुझसे मांगा है और पहली बार में मैं उसे नहीं दूं तो फिर मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। ठीक है, 5 दिन, एक और दिन निकल गया। 5 दिन जब निकल गए तो फिर 4 दिन पूरे निकल गए। 5वें दिन उन्होंने घबरा करके उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र, जो उनके बहुत अच्छे
दोस्त थे उनको बुलाया और अपनी सारी मुसीबत उनको कही, भी ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरी पत्नी ने मुझसे 250 रुपये मांगे, मेरे पास तो है नहीं, अब मैं क्या करूं। तो ऐसा संयोग की बात है कि जो उनके मित्र बिलवासी मिश्र को उन्होंने बुलाया था, वो भी उस समय खुक थे, यानी उनके पास भी कोई पैसा नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, लेकिन मैं कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके मैं ले आऊँगा, कल शाम को तुम्हारे मकान पर तुम्हें दे जाऊँगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के हाथ से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना माँ से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज वही वाली शाम थी जब उनके मित्र ने कहा था कि कल मैं तुम्हें दे जाऊंगा, तो आज शाम हो गई थी। लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से वादा कर रखा था कि हफ्ते के अंतिम दिन मैं तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा। झाऊलाल सोच रहे हैं कि अगर मैंने नहीं दिए पत्नी को तो मेरी जो अकड़ है अभी तक मैंने उसके आगे जो अपनी इमेज बना रखी है उससे तो मुझे हाथ धोना ही पड़ेगा। वो सोच रहे हैं कि ये तो सच है कि अगर कल मैंने अपनी पत्नी को पैसे नहीं दिए तो वो मुझे फांसी पर तो चढ़ा नहीं देगी, लेकिन वो जो हंसेगी ना मेरे ऊपर, वो हंसी जो होगी ना वो फांसी से भी भयंकर होगी। तो यही सोच सोच के उनके पेट में मरोड़ पड़ रही है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, अगर वो नहीं आए या कहीं रुपए का प्रबंध वो नहीं कर सके। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वो पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी, केवल लोटे में पानी लिए प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो। इसी चिंता में पड़े हुए लाला झाऊलाल अपने घर की छत पर टहल रहे हैं, बहुत ही चिंता में हैं। ऐसी घबराहट के कारण उन्हें एकदम से प्यास लग गई, तो उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर शायद नहीं होगा घर में, तो उनकी पत्नी खुद ही आ गई, एक लोटे में पानी लेकर। गिलास वो नहीं लेकर के आई। अब जिस लोटे में वो पानी लेकर के आई थी ना, उस लोटे को देख करके झाऊलाल को बहुत चिढ़ आती थी, क्योंकि वो लोटे का जो शेप था ना वो बड़ा बेढंगा था। तो लाला झाऊलाल को वो उस बेढंगे शेप के कारण बिल्कुल भी लोटा पसंद नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि इस लोटे का जो बाप होगा वो डमरू होगा और जो माँ होगी वो चिलम होगी, इसलिए इसका शेप ऐसे बिगड़ा हुआ है। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वो पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो लाला ने उस लोटे से बड़ी चिढ़ थी उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और चुपचाप लोटे से पानी लेकर के उन्होंने पी लिया। क्या कारण था इसका लेने का? 2 कारण थे कि एक तो वो अपनी पत्नी का सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, ऐसे नहीं कि उसके पे चिल्लाएंगे या उसे गलत कहेंगे, और करना भी चाहिए, हर पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, यही सभ्यता है। मतलब अच्छाई जो है वो इसी में है कि एक दूसरे का सम्मान किया जाए। तो फिर उन्होंने सोचा कि लोटे में पानी दे रही है, चुपचाप पी लो, अगर मैंने कुछ भी बोल दिया अभी तो उनकी पत्नी जो है वो गर्म स्वभाव की थी, तो उन्हें ये भी डर था कि अगर मैंने अपनी पत्नी को टोक दिया अभी इस लोटे के लिए तो ऐसा ना हो कि रात को वो मुझे बाल्टी में खाना दे दे, तब तो फिर और बेइज्जती मेरी हो जाएगी, इसलिए वो चुप हो गए। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में ये नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्हें पता नहीं कभी ये भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। अब लाला गुस्से में आकर के पानी पीने लगे। एक तो वो लोटा उनको पसंद नहीं था, दूसरा टेंशन में थे वो कि 250 रुपये का इंतजाम नहीं हो रहा है। तो उस समय क्या था कि वो अपनी छत की मुंडेर के पास खड़े थे, जो छत की बाउंड्री होती है, दीवार होती है छत पे छोटी छोटी सी, उस दीवार के पास ही वो खड़े थे। अब लोगों ने ये तो कह रखा है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ कर अगर आओ तब भी पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये वाला नियम तो नहीं बनाया कि छत की दीवार के पास खड़े होकर के पानी नहीं पीना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि छत की दीवार के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसके बारे में हमें हमारे बुजुर्ग नहीं बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही बात झाऊलाल पर भारी पड़ गई। आगे क्या हुआ,
लाला झाऊलाल मुश्किल से एक दो घूंटी पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम की किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा ये सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। अब झाऊलाल के हाथ से लोटा गिर गया। जैसे गिरा तो वो तो उतनी ही स्पीड से नीचे गिरेगा ना, ऊपर से कोई चीज़ गिरे तो बहुत स्पीड से नीचे जाती है। तो वो ऐसे जा रहा था जैसे आसमान में उल्का पिंड दिखाई देते हैं ना, उस स्पीड से वो लोटा नीचे की तरफ जा रहा था। न्यूटन का एक सिद्धांत है ना कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और जो भी चीज़ ऊपर से गिरती है वो सीधे नीचे जाकर के गिरती है। तो झाऊलाल को लगा कि इस समय वो सारी की सारी शक्ति इस लोटे में आ गई है और वो पूरी शक्ति के साथ धरती की तरफ दौड़ता चला जा रहा था लोटा। लाला के होश उड़ गए क्योंकि उनका घर तीसरी मंजिल पर था और इतनी ऊंचाई से लोटे का गिरना कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी कि इतनी ऊपर से तीसरी मंजिल से अगर लोटा गिरेगा, अगर कोई नीचे खड़ा होता तो तिमंजले से भरा हुआ लोटा गिरना कोई हंसी का खेल थोड़ी है। लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। पता नहीं लोटा कहाँ जाके गिरेगा, किसके सिर पे, पैर पे, किसी की झोपड़ी पर, किसी के मकान पर, पता नहीं कहाँ पर वो गिरेगा। तो ये बहुत भयंकर चीज़ थी कि लोटे का तीसरी मंजिल से गिरना, और झाऊलाल उतने ही टेंशन में थे। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी। समझ में तो उनको आ गया कि कुछ ना कुछ हुआ, किसी को तो लोटा जरूर लगा है, क्योंकि जब तक वो छत से नीचे उतरे तब तक बहुत सारी भीड़ उनके आंगन में आ गई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। मतलब वो भीड़ में सबसे आगे जो चल रहा है वो एक अंग्रेज है जो नख शिक से भीगा हुआ है। नख शिक मतलब सिर, नख मतलब पैर के नाखून, तो मतलब पैर से लेके सिर तक वो आदमी भीगा हुआ था। कौन? वो अंग्रेज, जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। इसका मतलब लोटा उसी के पैर पर गिरा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। 2 और 2 जोड़ना मतलब अंदाजा लगाना। तो उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि जरूर इसी के ऊपर लोटा गिरा है और इसके पैर में चोट लगी है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। गिरने से पहले वो लोटा एक दुकान के साइबान यानी पर्दे से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग, सिर से लेकर पांव तक स्नान करा दिया। तो सांगो पांग का मतलब सिर से पांव तक, साइबान का अर्थ है पर्दा। और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। बूट मतलब शूज। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल इस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। तो जब वो अंग्रेज को लेकर के इतनी सारी भीड़ झाऊलाल के घर में आई थी, जैसे ही उसको पता चला किसी भी तरीके से कि ये झाऊलाल जो है ना ये है इस लोटे का मालिक, तो उसने अपने मुंह को खोला और खुला छोड़ दिया। इसका अर्थ है कि मुंह खोल के वो दुनिया भर की गालियां जितनी उसको आती थी अंग्रेजी में सारी गालियां दी। उसने मुंह बंद किया ही नहीं, वो चुप ही नहीं हुआ। तो झाऊलाल को आज पता चला कि अंग्रेजी में बहुत सारी गालियां होती हैं। इस समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते हुए दिखाई दिए। अब झाऊलाल के परम मित्र हैं बिलवासी मिश्र, तो वो उसी समय भीड़ को चीर करके आंगन में घुसे। उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने भी आदमी आंगन में घुसे हुए थे उन सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने उस अंग्रेज से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से इस कुर्सी में बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए उस पर बैठ गए। वो अंग्रेज बैठ गया कुर्सी पर और झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो उन्होंने बिलवासी मिश्र जो कि झाऊलाल का बेस्ट फ्रेंड है उससे पूछा कि आप इसको झाऊलाल को जानते हैं? तो बिलवासी मिश्र ने बिल्कुल नहीं, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता हूँ जो बेचारे बिना बेकसूर रास्ते पे चलने वालों को अपने लोटे से घायल कर देता है। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। नहीं, ये खतरनाक पागल नहीं है, ये तो मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो ये निश्चय है
कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। तो झाऊलाल को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था बिलवासी मिश्र की बातें सुनकर कि एक तो मेरा दोस्त है, ऊपर से कह रहा है इसको मैं पहचानता नहीं हूँ और ऊपर से मुझे क्रिमिनल भी बना दिया। तो ये सुनकर के झाऊलाल ऐसे घूर घूर के उसे आंखों से देख रहा था ना कि अगर उसकी आंखों में खाने की शक्ति होती तो बिलवासी मिश्र को उस समय आंखों से ही खा जाता। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बिलवासी को क्या हो गया, ये इस तरह के नाटक क्यों कर रहा है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। तो फिर वो अंग्रेज ने पूछा कि भैया बिलवासी जी से कि तुम बताओ मैं क्या करूं, अब इसने मुझे मारा है। तो बिलवासी मिश्र ने उसे सलाह दी, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। हिरासत मतलब गिरफ्तार करना, इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो बोला पुलिस स्टेशन कहाँ है, पास ही है, चलिए मैं चलता हूँ। चलिए अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। तो बिलवासी मिश्र के दिमाग में तो प्लानिंग हो गई थी कि किस तरह से अपने फ्रेंड को बचाना है। तो उसने कहा हाँ पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देते हैं। तो अंग्रेज को तो पता था नहीं कि यहाँ पे पुलिस चौकी कहाँ है। तो उसने कहा मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन और इसकी रिपोर्ट करके आते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए रुको, मैं जरा इससे ये ना लोटा खरीद लेता हूँ पहले। और फिर वो झाऊलाल की तरफ मुड़ करके बोला 50 रुपये दूंगा इस लोटे के, बेचोगे क्या मुझे अपना लोटा? लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी से लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी मानूंगा। विज्ञ का मतलब है विद्वान और सुशिक्षित मतलब पढ़ा लिखा। तो खैर बात क्या है कुछ बताइए भी। जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात जी जनाब। अब बिलवासी मिश्र ने अपना प्लानिंग जो उसने अपना प्रोग्राम बना रखा था वो शुरू कर दिया कि मुझे अपने फ्रेंड को कैसे बचाना है। तो उसने कहा कि मैं इससे ये लोटा खरीद लेता हूँ। तो वो जो साहब था अंग्रेज, उसको बड़ी हैरानी हुई कि बोले इस लोटे को क्यों खरीदोगे, क्या है इस लोटे में ऐसा? बिलवासी मिश्र बोले अरे आपको नहीं पता, ये तो ऐतिहासिक लोटा है, ये मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये वो अकबरी लोटा है जिसको संसार भर के म्यूजियम खरीदना चाहते हैं। तो अंग्रेज बड़ा हैरान हो गए कि है ये अकबरी लोटा है यहाँ पर। बिलवासी मिश्र उसे फिर बुद्धू बनाने में लगे हुए। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। इस अवसर पर प्यास से उनकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। बिलवासी मिश्र अब उनको मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगे कि बादशाह हुमायूं जो थे वो शेरशाह से हार करके भाग रहे थे। सिंध के रेगिस्तान में वो भटक गए थे। तो वहाँ उन्हें प्यास लगी और उनकी जान निकल रही थी प्यास के कारण। तो एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उन्हें पानी पिलाया था। फिर हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया जिस लोटे से उस ब्राह्मण ने हुमायूं को पानी पिलाया था। तो अकबर ने उस लोटे को उस ब्राह्मण से खरीद लिया और बदले में उसे 10 सोने के लोटे दे दिए। ये लोटा अकबर को बहुत प्यारा था क्योंकि हुमायूं ने इससे पानी पिया था। इसी से इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ गया और वो इसी से वजू करते थे, मतलब अपना वो आचमन वगैरह करना, पूजा का काम करना। तो सन 57 तक तो ये शाही घराने में था, अकबर के पास ये लोटा था, इसका पता है सन 57 से। उसके बाद ये लापता हो गया था। कलकत्ता का जो म्यूजियम है वहाँ पर इसका प्लास्टर का मॉडल बना करके रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे पहुँचा। अगर म्यूजियम वालों को ये पता चल जाए तो वो इसे बहुत अच्छे पैसे दे करके खरीद करके ले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अब अंग्रेज को तो बड़ा विश्वास हो गया कहानी पर कि कहानी बिल्कुल सही है। तो इस कहानी को सुनते सुनते उसकी आंखों में बिल्कुल लालच और आश्चर्य आ गया।
उसने बिलवासी जी से पूछा कि आप इस लोटे का क्या करेंगे। तो बिलवासी जी ने कहा कि मुझे ना पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को के संग्रह का शौक है। पुरानी और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, संग्रह मतलब इकट्ठा करना। तो मैं पुरानी चीज़ें, जो हिस्टोरिकल चीज़ें, राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, मैं उन्हें इकट्ठा करता हूँ, ये मेरा शौक है। तो मुझे भी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही तो कर रहा था। उस समय दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां मैं खरीद रहा था। जो कुछ भी हो, लोटा तो मैं ही रखूंगा। बिलवासी जी ने कहा, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। तो अंग्रेज अड़ गया कि आप नहीं खरीद सकते, मैं खरीदूंगा। अरे हक कैसे हुआ? जरूर हक है, ये बताइए। उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो अंग्रेज अब बहस करने लग गया कि भाई लोटा मेरे ऊपर गिरा है, पानी मेरे ऊपर गिरा है, मैं भीगा हूँ तो ये लोटा मेरा हुआ। तो बिलवासी जी ने कहा, हाँ, स्नान तो आपने किया है। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो अंग्रेज बोला कि मेरे ऊपर गिरा, मेरा अंगूठा उसने तोड़ा, तो इसलिए इसको खरीदने का हक मेरा है। ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। तो बिलवासी जी बोले, भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी इसका दाम लगेगा, जो ज़्यादा बोली लगाएगा, ज़्यादा पैसों में खरीदेगा इस लोटे को, उसको मिल जाएगा। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं, मैं 100 रुपये देता हूँ। तो बिलवासी ने कहा, मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज बोला, मैं 200 देता हूँ। और जी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। तो बिलवासी की तो प्लानिंग चल रही थी, बिलवासी मिश्र की। तो उसने कहा, नहीं, मैं 250 रुपये देता हूँ। निकाले अपनी जेब से 250 रुपये, वो लेके ही आया था अपने दोस्त को देने के लिए। तो उसे निकाल करके अपने दोस्त के आगे फेंक दिए। तो साहब को भी ताव आ गया, अंग्रेज को भी जोश आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो बिलवासी जी का जो गेम था वो सक्सेस हो गया। अंग्रेज ने वहां पर 500 रुपये रख दिए कि मैं 500 देता हूँ इसके। तो बिलवासी जी ने अपनी चाल चल दी कि भैया मैं तो 250 दे सकता हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं, तो ये लोटा आप ही ले जाओ 500 रुपये में। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी और उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। तो अब वो जो अंग्रेज था वो खुश हो गया कि 500 रुपये में ये लोटा मुझे मिल रहा है, अकबरी लोटा। तो उसने कहा कि झपट कर पहले तो लोटा ले लिया, फिर बोला कि अब मैं अपने देश बड़ा खुश होके जाऊंगा। जो मेजर डगलस थे ना, बड़ी डींगे हाँकते थे, अपना बड़ा बखान करते थे मेरे सामने, तो मेरे कान पक गए थे। अब मैं उनको दिखाऊंगा कि मैं क्या लेकर आया हूँ। तो बिलवासी मिश्र ने पूछा, ये डगलस कौन है भाई, मेजर डगलस? तो बोले, मेजर डगलस ना मेरे पड़ोसी हैं, उनको और मुझे दोनों को ही पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक है। गत वर्ष यानी पिछले साल वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर के गए थे। तो बिलवासी जी हैरान से बोले, जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तो बिलवासी मिश्र ने पूछा, अच्छा ये जहांगीरी अंडा क्या है? तो अंग्रेज उसे कहानी सुनाने लगा कि आपको पता है कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्यार करवाया था। जहांगीर ने जब पूछा कि मेरा कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया, तो नूरजहां ने उसका दूसरा कबूतर उड़ा के बताया और कहा कि ऐसे। अब उसके इस भोलेपन पर जहांगीर को बहुत प्यार आ गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। मतलब जहांगीर को नूरजहां से प्रेम हो गया उसके ये कहने पर कि मैंने ऐसे उड़ाया। कबूतर का ये एहसान वह कभी नहीं भूला।
अंग्रेज ने बताया कि नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिल और जान से फिदा हो गए थे, यानी कि उस पर मोहित हो गए थे। उसी क्षण से उन्होंने नूरजहां के आगे अपने आप को सौंप दिया था। और कबूतर का ये एहसान वो कभी नहीं भूले, क्योंकि उस कबूतर की वजह से उनको नूरजहां से प्यार हुआ था। उसने एक अंडे, उसके कबूतर के एक अंडे को बड़े जतन से संभाल के रखा था। एक हांडी थी उनके पास, बिल्लौर की हांडी, उसी हांडी में यानी मटकी में उन्होंने उस अंडे को हमेशा के लिए संभाल कर रख दिया था। और बाद में उसी अंडे का नाम जहांगीरी अंडा पड़ गया। और उसी जहांगीरी अंडे को पिछले साल मेजर डगलस ने दिल्ली के एक मुसलमान व्यक्ति से 300 रुपये में खरीदा था। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। तो झावलाल ने कहा, अच्छा ये बात है, ऐसा जहांगीरी अंडा था। हाँ, अब वो मेरे आगे डींगे नहीं हाँक सकता है। मेजर डगलस जो है, मेरा अकबरी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। मतलब अकबर के बाद जहांगीर हुए ना, तो अकबर का जो लोटा है वो एक पुश्त ऊपर का हो गया। इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। हाँ, तो अंग्रेज बोल झावलाल को 500 रुपये दिए और बड़ा खुश होकर उस लोटे को लेकर के वहाँ से चलता बना। अब झावलाल का चेहरा तो देखने लायक था, क्योंकि उसे इतनी खुशी हुई कि घर बैठे मुझे 500 रुपये मिल गए। वो जो डर रहा था कि लोग लोटे से उसके पैर में लगिए जाने मुझे क्या भुगतना पड़ेगा, वो भी उसका सॉल्व हो गया। 500 रुपये भी मिल गए। जो उससे पत्नी को 250 रुपये देने थे उसका भी जुगाड़ हो गया उसका। तो उसके चेहरे पे तो खुशी रोके नहीं रुक रही थी। तो उन्होंने पूछा बिलवासी मिश्र से कि आप मेरे लिए 250 रुपये अपने घर से लेके आए हैं, लेकिन आपने तो कहा था कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो बिलवासी मिश्र ने बताया नहीं कि वो 250 रुपये उसके लिए कहाँ से लेके आए थे झावलाल के लिए। बोले कि मैं जानता हूँ या मेरा भगवान जानता है, मैं नहीं बताऊंगा, भगवान से पूछ लेना। पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। तो झावलाल ने कहा, अभी आप जा नहीं सकते, मुझे 2 घंटे का काम है आपसे। तो बिलवासी मिश्र को बड़ी हैरानी, बोले 2 घंटे का कौन सा काम है। तो झावलाल ने कहा कि हाँ, मेरा 2 घंटे का काम है कि पहले तो मैं अभी आपकी पीठ ठोक करके शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर आपको गले लगा के धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। तो झावलाल बहुत खुश हो गए थे कि मुझे पैसे भी मिल गए और मुझे कुछ भुगतना भी नहीं पड़ा। तो अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। तो बिलवासी मिश्र ने कहा कि ठीक है, गले लगा लेना, शाबाशी दे देना, लेकिन पहले ये 500 रुपये गिन लो और इसे संभाल कर रख दो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए थे। तो अगर पैसा होता है ना, तो इंसान उसको गिनने में इतना मस्त हो जाता है कि उससे कुछ होश नहीं रहता। वही झावलाल के साथ भी हुआ। झावलाल अपने 500 रुपये गिन करके उन्हें संभाल कर रखने में इतने तल्लीन हो गए ना, इतने खो गए। वो तन्मयता का मतलब होता है किसी चीज़ में खो जाना, बिल्कुल उसी किसी और चीज़ का होश ना रहना, तन्मयता से काम करना, यानी कि पूरा दिमाग उसी में लगाना। तो लाला झावलाल को पता ही नहीं चला कि बिलवासी मिश्र कब वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, यानी अंतर्ध्यान होने का मतलब है वहाँ से चले गए। उस दिन रात को बिलवासी जी को देर तक नींद ही नहीं आई। वो चादर लपेटे अपने चारपाई पर सोते रहे। 1 बजे फिर उठे। धीरे धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, यानी कि उन्होंने अपनी उनको नींद नहीं आ रही थी। वो 1 बजे रात को उठे और अपनी सोई हुई पत्नी के पास गए। उसके गले में एक सिकड़ी थी, उन्होंने उस सिकड़ी को निकाला और उसमें एक ताली यानी कि चाबी बंधी हुई थी। तो उस चाबी को उन्होंने उस सिकड़ी में से निकाला। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसको बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर आए और ताली को उन्होंने पूर्वत यानी पहले के जैसे ही अपनी पत्नी के गले में डाल दिया।
इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वो सोए रहे। यानी कि बिलवासी मिश्र अपने मित्र झाऊलाल की मदद करने के लिए अपनी पत्नी के गले की सिकड़ी से चाबी को निकालकर उसके कमरे की संदूकची का ताला खोलकर उसमें से अपनी पत्नी के 250 रुपये चोरी करके लाए थे अपने दोस्त की मदद करने के लिए। इसलिए उन्होंने ये बात बताई नहीं थी कि वो कहाँ से पैसे लेकर आए। और दूसरे दिन जब उनका काम हो गया तो उन्होंने वैसे ही चाबी निकाल करके वहाँ संदूक में वैसे के वैसे पैसे वापस रख दिए। और तब जाके उन्हें चैन पड़ा, क्योंकि चोरी की थी ना तो चैन में नहीं थे, बेचैन थे, नींद भी नहीं आ रही थी। और जब पैसे वापस रख दिए तो फिर उनको सुबह 8 बजे तक चैन की नींद आती रही। कहानी लिखी है अन्नपूर्णानंद वर्मा ने। तो ये था आपका क्लास 8 का बसंत का 10वां चैप्टर अकबरी लोटा। एक बहुत ही मनोरंजक और हास्य से भरा हुआ नाटक है ये। इसका मंचन भी अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहानी आपको पूरी तरह से अगर समझ में आ गई है, अब आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कर दीजिए अब 4 काम। लाइक का बटन दबा दीजिए, 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही मैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर डालूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, मिलेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.